Good morning friends, welcome back to your own channel, your daily dose of health education। अभी तक के वीडियोस में हमने आपको कुछ टेस्ट के बारे में बताया था, कुछ फेब्राइल इलनेस के बारे में बताया था, कई प्रकार के जो फीवर्स होते हैं जिससे हम डेली इनकाउंटर होता है हमारा, पेशेंट्स हमारी ओपीडीज़ में आते हैं, हमने उसके बारे में आपको बताया था। और इन सारी चीज़ों के दरमियान हमने एक चीज़ आपको बड़ी कॉमन बताई थी कि इस पेशेंट को ये एंटीबायोटिक दे दो, इस पेशेंट को ये एंटीबायोटिक दे दो, अगर किसी के टीएलसी बढ़ा हुआ है तो ये एंटीबायोटिक दे दो, अगर किसी को टाइफाइड का फीवर है तो ये दे दो, किसी को अगर मलेरिया है तो ये मेडिकेशन चलेगी, किसी को अगर क्या कहते हैं डेंगू है या चिकनगुनिया है तो उसको ये मेडिकेशन चलेगी। तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, एंटीबायोटिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में, एक जर्नल आइडिया लेंगे एंटीबायोटिक्स का कि एंटीबायोटिक्स होती क्या चीज़ हैं, कैसे उनका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, इम्प्रॉपर यूज से कैसे वो कॉम्प्लिकेशन कॉज करती हैं बॉडी में, कैसे रेजिस्टेंस बनाती हैं, कितने क्लास की एंटीबायोटिक्स होती हैं और किस क्लास की एंटीबायोटिक, एक जर्नल आइडिया मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस बीमारी में काम आती है या कौन सी ऐसी डिजीज है जहां पे कौन सी एंटीबायोटिक हमको देनी चाहिए जो मोस्ट सूटेबल है। यहाँ पे ये चीज़ें हम इस वीडियोज़ में जानेंगे। दूसरी चीज़ एंटीबायोटिक्स के बारे में एक खास बात यह है कि जो जर्नल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या जो गाँव देहातों के डॉक्टर होते हैं उनको ऐसा इन चीज़ों का कोई आइडिया होता नहीं है, तो दे वर लाइक जस्ट प्रिस्क्राइबिंग द मेडिकेशन कि हाँ ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। उससे सिचुएशन ये हो जाती है कि ना उनको प्रॉपर डोज पता होता है, ना उनको प्रॉपर मेडिकेशन पता होती है। तो उससे जो पेशेंट होता है रजिस्टिव हो जाता है। जब तक पेशेंट हमारी ओपीडीज में आता है तब तक वो मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स का रजिस्टिव हो चुका रहता है। अगर आप किसी का ब्लड कल्चर टेस्ट करा के देखोगे तो उसमें मोर देन हाफ ऑफ ऑलमोस्ट 60 to 70% एंटीबायोटिक उसकी बॉडी में रजिस्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना पहले ही वो एंटीबायोटिक का ओवर यूज कर चुका होता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एंटीबायोटिक कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसको हम टाइट्रेट करते हैं, कैसे उसको हम स्टॉप करते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारियों में काम की जाती है। तो बायोस मतलब होता है जीव, एंटी मतलब ऐसी चीजें जो उसको मारें। अब पहली चीज तो डिफरेंशिएट ये कर लेना है हमें कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है। जैसे यहाँ स्लाइड पे आपको बताया हुआ है कॉमन कोल्ड। कई जगह आप जाएंगे, आप देखेंगे अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ रहेगा तो दे विल जस्ट फ्लू हुआ रहेगा, दे विल जस्ट प्रिस्क्राइब एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इज एंटीबायोटिक दैट डोंट हैव एनी जॉब ऑन कॉमन कोल्ड। उसका कोई मतलब नहीं बनता, बट स्टिल पीपल आर प्रिस्क्राइबिंग। सेकंड थिंग, डायरिया। कई लोग डायरिया में एंटीबायोटिक लिख देते हैं, अक्यूट ब्रोंकाइटिस में एंटीबायोटिक लिख देते हैं, इन्फ्लुएंजा फ्लू अभी मैंने बताया उसमें है, मीजल्स में एंटीबायोटिक चला देते हैं, चिकन पॉक्स में एंटीबायोटिक है, कई HIV पॉजिटिव के पेशेंट्स आते हैं उनमें एंटीबायोटिक चलता है, रेबीज में, हेपेटाइटिस में, वायरल हेपेटाइटिस दिस इज। तो ये जो कॉमन वायरल डिजीजेज हैं उसमें आप कितना भी एंटीबायोटिक्स दोगे वो कोई काम नहीं करेंगी, because the mode of action of that antibiotic doesn't suit to the virus genome। वायरस आप भी जानते हो प्रोटीन पेप्टाइड होता है और एक जीनोम होता है जो अपना फेवरेबल कंडीशन में रेप्लिकेट करता है। तो एंटीबायोटिक किसी भी कंडीशन में इन सारी बीमारियों पे तो कोई काम नहीं करेगा। सो फॉर जस्ट टू नेम सेक टू एडवाइज अ मेडिसिन, डोंट एडवाइज एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। और अगर आप एंटीबायोटिक्स एडवाइज करते हैं तो उस एंटीबायोटिक की प्रॉपर डोजिंग दीजिए, प्रॉपर ड्यूरेशन तक उसको चलाइए। होता क्या है विदाउट डोजिंग, अगर आप लेस अमाउंट, अभी वो आगे आएगा स्लाइड में उसका कॉम्प्लिकेशंस में, कि अगर आप विदाउट डोजिंग चलाते हैं, विदाउट ड्यूरेशन चलाते हैं तो वो सब कुछ मामला गड़बड़ कर जाता है, वो किसी काम का नहीं आता पेशेंट का। अब आते हैं बैक्टीरियल डिजीज में, तो यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, स्टेप थ्रोट, देन बॉयल्स है, एब्सेस है, गैंग्रीन है। गैंग्रीन दैट यू कैन टेक इट एज अ गैंग्रेनस वुंड एंड डायबिटिक वुंड बोथ। सम निमोनिया है, ईयर इन्फेक्शन है, हाफ साइनस इन्फेक्शन है, लेस देन हाफ बॉबनिन प्लेन है एंड ट्यूबरकुलोसिस है। इन चीजों में एंटीबायोटिक्स चलती हैं। देन आपके कई फीवर्स है, टाइफाइड है, डेंगू है, इसमें एंटीबायोटिक्स चलती है। तो ये एक जर्नल आइडिया है कि पहले हमको ये डिफरेंशिएट करना है कि जो भी पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है वो वायरल डिजीज से त्रस्त है या बैक्टीरियल डिजीज से इन्फेक्टेड है। अगर वायरल डिजीज से इन्फेक्टेड है तो वी हैव टू गो फॉर समथिंग एल्स, बैक्टीरियल से है तब वी कैन यूज इट एज अ एंटीबायोटिक्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है इम्प्रॉपर यूज से, जो अभी मैंने आपको पहले बताया, दे डोंट हेल्प पेशेंट एट ऑल। सपोज दैट अगर किसी को एब्सेस हुआ है, उसको सेफालोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक चलेगी, बट आप उसको टेट्रासाइक्लिन दिए जाओगे कोई काम नहीं करेगी।
अगर कोई ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, जैसे इसमें मैंने बताया यहाँ पे निमोनिया का पेशेंट है, उसको डॉक्सीफाइलिन चलना चाहिए, आप कुछ और चलाओगे वो कोई काम नहीं करेगी। और एंटीबायोटिक में कोई भी ऐसे एंटीबायोटिक नहीं है यू कैन से इट एज अ सुपर एंटीबायोटिक, कही एंटीबायोटिक हर जगह काम कर जाएगी, नहीं करती। वो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हाँ कुछ स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक मिक्स करके दे दीजिए तो ये हर रोग में काम करती है, तो ये काम नहीं करती। ये अपने माइंड में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर आउट कर लीजिएगा। सेकेंड थिंग, जबरदस्ती की एंटीबायोटिक लिखने से होता क्या है, पेशेंट का 75% जो आउट पेशेंट एंटीबायोटिक्स आर यूज फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये बेमतलब का एक्सपेंस बढ़ाती हैं पेशेंट्स का, बेमतलब का पेशेंट का खर्चा बढ़ाती हैं। और कोई भी अगर आपके पेशेंट आपके पास आता है, चेस्ट में कंजेशन है, हमारे सांस लेने में दिक्कत है, हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हमको बहुत ज़्यादा फटीग हो जा रहा है, हमको लाइट हेडेडनेस है, तो सामान्य तौर पे एक एंटीबायोटिक उसको प्रिस्क्रिप्शन में दे दी जाती है, जो कि नहीं देनी चाहिए विदाउट एनी प्रॉपर डायग्नोसिस, जब तक कि आप उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस ना कर लें। सपोज दैट पेशेंट सीओपीडी का है या ब्रोंकाइटिस का है, तो उसमें कोई एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी जब तक कि उसको निमोनिया ना हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड थिंग, पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस, व्हाई नो बेटर। पेशेंट का एक्सपेक्टेशन ये हो रहा है कि डॉक्टर साहब मैं 20-25 दिन से दवाइयाँ खा रहा हूँ बट मेरे को कोई रिलीफ नहीं है, 10 दिन से दवाइयाँ खा रहा हूँ कोई रिलीफ नहीं है। साइड इफेक्ट क्या होता है, जब आप मैक्सिमम एंटीबायोटिक यूज करोगे तो जो आपके गट में गुड बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक्स ऐसा नहीं है कि एक ही बैक्टीरिया पे काम करती है, गुड या बैड पे, अगर आपके गट में गुड बैक्टीरिया है तो ये उसको भी मारती है, तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो आपके डायरिया स्टार्ट हो जाता है या मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में रैशेज होते हैं, एलर्जी होती है, इस तरह की चीज़ें। अब अगर एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पे काम नहीं कर रही है तो होगा क्या, जो माइक्रोफेजेस है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में सीबीसी में बताया था, जो माइक्रोफेजेस सेल्स हैं वो उस एंटीबायोटिक के ऊपर रिएक्ट करेंगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और फर्दर अगर कभी वो डिजीज आपको हो गई तो वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं करेगी। सो यू हैव टू गो फॉर हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये दिक्कत होती है एंड डू नीड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, the antibiotic won't work when you really do need it for the bacterial infection। जब आप ओवर यूज कर लेंगे, जब आप छोटे छोटे डोजेस में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक्स खाएंगे, तो जब वाकई में जरूरत होगी तब ये काम नहीं करेगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ होती है एंटीबायोटिक्स, दूसरी चीज़ होती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटीबायोटिक वो चीजें होती है केमिकली प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये प्रोड्यूस होता है, दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो कि केमिकली यूज्ड होते हैं, जो कि लैब में बने होते हैं, एनी केमिकल और ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज ईदर बाय इनहिबिटिंग और किलिंग द पैथोजन इन वीवो। इन वीवो दैट इज मतलब इनसाइड द लैब। दोनों का काम एक है, मगर दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे पेंसिलिन आपकी एंटीबायोटिक में थी, पेंसिलिन आपकी एंटी माइक्रोबियल में नहीं आएगी। बट पोटेशियम कल्वोलिनिक एसिड 625 ये आपका माइक्रोबियल एजेंट में आएगा, क्योंकि इसको हम लैब में डेवलप करते हैं। तो वो सब्सटेंस जो लैब में डेवलप करके एंटीबायोटिक की तरह यूज किए जाते हैं उनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट कहते हैं। ये एंटीबायोटिक के साथ साथ और भी कई चीज़ों पे काम कर सकते हैं, जैसे एंटी हेलमिंथेस हो गए, एंटी प्लेटलेट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों पे ये काम कर सकते हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है। अब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, ये एक सर थे, दैट सर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने ही सबसे पहले एक्सीडेंटली खोजा था एंटीबायोटिक को। मैक्सिमम मेडिकल चीजें एक्सीडेंटली खोजी जाती हैं। The discovery of penicillin has been attributed to the Scottish scientist Alexander Fleming in 1921, and the development of penicillin for the use as a medicine is attributed to the Australian Nobel laureate Howard Walter Florey। जो मेडिसिन में यूज किया वो हार्वर्ड वॉल्टर फ्लोरी ने यूज किया, ऑस्ट्रेलियन नोबल थे। खोजा इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। अब इन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि वन समटाइम फाइंड व्हाट वन इज नॉट लुकिंग फॉर, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको वो चीज मिल जाती है जो चीज हम खोजते नहीं है। When I woke up just after the dawn, 28th September 1921, I certainly didn't plan to revolutionize all medicine by discovering the world first antibiotic or bacteria killer, but I guess that was exactly what I did। इन्होंने कहा कि मैं अपने लैब में था, लैब में मैंने काम किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सो के उठा तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कुछ ऐसी चीज खोज लूंगा जो पूरे मेडिकल साइंस को चेंज कर देगी और एक एंटी बैक्टीरियल की खोज मैं कर लूंगा।
बट 28 सितंबर को मैंने वही काम किया था 1928 में। ठीक, ये दूसरे साहब थे जिन्होंने सेल्स वॉक्समैन, जिन्होंने इस टर्म कॉइन किया एंटीबायोटिक 1942 में, और ये बताया कि ये एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट, उसको खत्म करने वाला, टू द ग्रोथ ऑफ अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाई डाइल्यूशन। अगर उसको हायर डाइल्यूशन में देते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काम खत्म कर देता है, तो वो उसके लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। तो इन्होंने टर्म कॉइन किया एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अपोजिट, बायोटिक मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब दो चीज तरह से काम करता है एंटीबायोटिक। पहला काम होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट का बैक्टीरियोस्टैटिक, और दूसरा बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उसके ग्रोथ को रोक देता है, बैक्टीरियोसाइडल मतलब उसको मार देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट रिवर्सिबली इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, ये चीजें उसके ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, मारती नहीं है, बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ पाता है, बॉडी धीरे धीरे मेडिकेशन के थ्रू ठीक हो जाती है। बैक्टीरियोसाइडल में क्या होता है, दोज विच आर इरिवर्सिबल लीथल एक्शन ऑन बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोसाइडल, लाइक पेनिसिलिन, आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड अ कंपोजिशन विद अ टीबी मेडिकेशन, जो टीबी की हम एटीटी चलाते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, उसमें ये रेफामाइसिन के साथ ये आती है। तो इसका काम होता है बैक्टीरियोसाइडल का, बैक्टीरिया को पूरी तरह से ये मार देती है। अब डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये स्टेजेस थी, प्रोंटोसिल बना, पेनिसिलिन जी बना, स्ट्रेप्टोमाइसिन बना, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन बना, रिफामाइसिन बना, विंकोमाइसिन बना, मेथिसिलिन बना, एम्फिसिलिन, नॉक्सिडिनल एसिड, सिफाटॉक्सिन, फिर वो जेंटामाइसिन पाया, सेफरॉक्सिन पाया, कार्बोनिक एसिड पाया, सिफाटॉक्सिन, इमीपेनम, नॉरफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोनोडाम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफिक्सिम, क्विनॉल डिपॉम, फिर टेलीमेक्रोसिन, लिंजोलिड, डेपार्सिन, टेट्रासाइक्लिन, इंट्रापेनम। मीरोपेनम आजकल के ब्रांड में आता है। तो ये एक कॉमन डेवलपमेंट था एंटी इन्फेक्टिव्स का, कि किस स्टेजेस से स्टार्ट हुआ, क्या क्या बन के किस लेवल तक पहुंचा। ये एक आप ये भी समझ सकते हो कि ये एक पूरा चार्ट है कॉमन एंटीबायोटिक्स का, जो हम यूज करते हैं, हम एज अ डॉक्टर इसको यूज करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। इससे बाहर से बहुत कम ही एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है, मैक्सिमम एंटीबायोटिक इस पूरे एम्बिट में आ जाती है जितने भी क्लास की हैं। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट के आइडियल क्वालिटीज क्या होती है, या तो मार देता है या तो उसके ग्रोथ को रोक देता है। होस्ट को कोई डैमेज नहीं करता, होस्ट इन द सेंस कि अगर हम इन्फेक्ट हो गए एज ए ह्यूमन तो हमारी बॉडी पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता, कोई कॉज नहीं करता। कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन टू द होस्ट, कोई एलर्जिक रिएक्शन कॉज नहीं करता। अब एंटीबायोटिक और एंटी माइक्रोबियल में ये डिफरेंस है। एंटीबायोटिक क्या करता है, वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में बढ़ेगा, दूसरे बैक्टीरिया को मारेगा, बट अपनी ग्रोथ इंक्रीज करेगा। तो उस ग्रोथ इंक्रीज करने के चक्कर में बॉडी में रैशेज हो जाएंगे या कोई और दिक्कतें हो जाएंगी, अर्टिकेरिया का मरीज हो जाएगा या डायरिया होने लगेगा या कुछ किसी प्रकार की और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। बट एंटी माइक्रोबियल जो क्लिनिकली सिंथेसाइज होते हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो नहीं करते और एलर्जिक रिएक्शंस कॉज नहीं करते। इनको हम स्टोर कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। रिमेन इन स्पेसिफिक टिश्यू इन द बॉडी लॉन्ग इनफ टू बी इफेक्टिव, ये काफी देर तक जो होस्ट होता है उसकी बॉडी में रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन इफेक्टिव होते हैं। पैथोजन को किल कर लेते हैं जब तक कि वो म्यूटेट करें और रेजिस्टेंट हो जाएं, उससे पहले ये पैथोजन्स को किल कर देते हैं। अब एंटीबायोटिक का सोर्स दो होता है, पहला सोर्स नेचुरल होता है, दूसरा सोर्स सिंथेटिक होता है। नेचुरल में फंगाई या बैक्टीरिया, पेनिसिलिन एंड ग्रोफोसलिन। बैक्टीरिया में बैसिलस के होती हैं, पॉलीमैक्सिन होता है, बैक्टीरिन होता है, एंथोमाइसाइट होता है, टेट्रासाइक्लिन, क्रोनोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सिंथेटिक में वही अगेन द कंप्लीट क्लास ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, कंप्लीट क्लास ये आता है सिंथेसिस में। दो तरह से होता है, एक नेचुरल एक एंड सिंथेटिक। नेचुरल में फंगल एंड एंटीबायोटिक्स। अब आते हैं क्लासेस पे, कि जो हमने चार्ट दिखाया था ऊपर जिसमें करीब 25-30 एंटीबायोटिक्स के बारे में बता रखा था, तो वो 2530 एंटीबायोटिक किस किस क्लास में आती हैं। तो सामान्य तौर पे ये 6 क्लासेस होते हैं एंटीबायोटिक के। कैसे क्लास किया जाता है, नंबर ऑफ टारगेट्स पे, ये किस बैक्टीरिया पे कितना काम करते हैं, कब काम करते हैं, उस पे इनको हम कहते हैं। पहला एंटीबायोटिक का क्लास जो फर्स्ट डायग्नोस किया गया था, बीटा लैक्टाम्स पेनिसिलिन। ये क्या काम करता है, सेल वॉल बायोसिंथेसिस को रोकता है। दूसरा ग्लूकोपेप्टाइड वेंकोमाइसिन, वेंकोमाइसिन भी सेल वॉल बायोसिंथेसिस को रोकता है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती
प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो होता है उसके डिस्टिंग्विश क्लासिफिकेशन है सेल वॉल की। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, सेल वॉल सिंथेसिस हो नहीं पाती, बैक्टीरिया रेप्लिकेट नहीं कर पाता, बैक्टीरिया धीरे धीरे मर जाता है। थर्ड है अमीनोग्लूकोसाइडेज, जेंटामाइसिन। ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, जो उसका रेप्लिकेटिंग मटेरियल है उसको हिंडर करती है, उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। थर्ड थिंग माइक्रोलिट्स, माइक्रोलिट्स इज इरिथ्रोमाइसिन, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। नेक्स्ट क्विनोल्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जनरली ओवर यूज्ड मेडिकेशन है, काफी जगह यूज की जाती है, काफी लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। क्विनोल्स में न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ये रोकता है, एंड सल्फोनामाइड, सल्फोनामिथॉक्सिलिन फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को रोकती है, जो उसकी एनर्जी है उसको नहीं होने देती, तो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। तो ये 6 क्लास की मेडिकेशन होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, बीटा लैक्टाम, ग्लाइकोपेप्टाइडेज, अमीनोग्लाइकोसाइडेज, माइक्रोलिट्स, क्विनोलोन्स एंड सल्फोनामाइड्स। तो ये जितनी भी एंटीबायोटिक्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं ये इन्हीं 6 क्लास में आती है। अब ये हम आगे देखेंगे कि कौन सा क्लास कहाँ पे कितना काम करता है। तो पहली चीज तो अगर हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को, तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि इज एन एंटीबायोटिक नेसेसरी, क्या उसको एंटीबायोटिक जरूरी है। अगर जब तक जरूरी ना हो तब तक न लिखें, जब तक आप डायग्नोसिस से कंफर्म ना हो जाएं कि एंटीबायोटिक जरूरी है तब तक नहीं लिखना। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, मैंने बोला अभी स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक हमको लिखने हैं। एंटीबायोटिक सारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर देंगी, बट जो उस कंडीशन के लिए, जिस कंडीशन लेके पेशेंट हमारे पास आया है, उस कंडीशन के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक है वो हमें लिखनी है। थर्ड, उसकी डोजेस क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रूट क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा। डोजेस 250 mg, 1000 mg, 500 mg। फ्रीक्वेंसी ओडी देना है, बीडी देना है, टीडीएस देना है, Q4R देना है, Q6R देना है, क्या देना है। रूट हम ओरल मेडिकेशन देंगे या इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शंस के इंजेक्टेबल के फॉर्म में देंगे। ड्यूरेशन 7 दिन चलाना है, 15 दिन चलाना है, 10 दिन चलाना है, कितने समय तक वो एंटीबायोटिक चलेगी, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। इज़ द ट्रीटमेंट इफेक्टिव, जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं क्या वो पेशेंट को इफेक्ट कर रहा है। अगर इफेक्टिव नहीं है तो एट सडन हमको एंटीबायोटिक स्टॉप कर देना चाहिए एंड वी हैव टू लुक फॉर अनदर ऑप्शन। दूसरा, इज एन एंटीबायोटिक नेसेसरी। अब एंटीबायोटिक जरूरी कहाँ होती है, यूजफुल ओनली फॉर द ट्रीटमेंट इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनका काम होता है। रेस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग ये कहीं कोई काम नहीं करती, सिर्फ आपके बॉडी के गुड बैक्टीरिया को डैमेज करने के अलावा। नॉट ऑल फीवर्स आर ड्यू टू इन्फेक्शन। अब सारे फीवर, जैसे वायरल फीवर है, फ्लू है, नहीं आप कुछ कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर फटीग के कारण बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ है तब उसमें एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगी। नॉट ऑल इन्फेक्शंस आर ड्यू टू बैक्टीरिया। बॉडी में जितने इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के कारण भी नहीं होते। जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं है। HIV है, बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो जितनी भी तरह के वायरल इन्फेक्शंस हैं उसमें किसी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। एंड देयर इज नो एविडेंस दैट एंटीबायोटिक विल प्रिवेंट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द पेशेंट विद अ वायरल इन्फेक्शन। अब अगर सपोज दैट किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरल बीमारी हुई है, लेट्स से कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस है, एंड दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड एट द सेम टाइम, तो अगर वो दोनों चीजें एक टाइम पे हो जाएंगी और टाइफाइड के एंटीबायोटिक दोगे तो वो भी काम नहीं करेगी उस पेशेंट पे। तो यू नीड टू ट्रीट विद द वायरल थिंग फर्स्ट एंड देन गो फॉर द एंटीबायोटिक्स। अब चॉइस ऑफ रेजिम, जो भी मैंने बताया कि आप ओरल मेडिकेशन देंगे या इंट्रावेनस देंगे। ट्रेडिशनल भी क्या होता है, जो सामान्य तौर पे माना जाता है कि अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो आप तुरंत उसको आईवी लगा दीजिए, पेरिनेट्रल लगा दीजिए। प्रीवियसली क्या होता था, लैक ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओरल एंटीबायोटिक विद रिलायबल बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मतलब वो एंटीबायोटिक्स उतना काम नहीं कर पाती थी प्रीवियसली, इसलिए वो जनरली माना जाता था कि अगर पेशेंट को हम आईवी दे देंगे तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बट इन द रिसेंट टाइम कई ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो ओरल से भी आईवी से भी ज्यादा पोटेंट है, तो आप ओरल मेडिकेशन देके भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। थर्ड है इंप्रूव्ड ओरल एजेंट, हायर एंड मोर परसिस्टेंट सीरम एंड टिश्यू लेवल फॉर सर्टेन इन्फेक्शन एज गुड एज प्रीनेंट्रल। जितना ज्यादा अच्छा एंटीबायोटिक आप चूज करोगे अपने पेशेंट के लिए तो आप उसको आईवी से दूर रख सकते हो, उसको आप ओरल मेडिकेशन वो दे सकते हो।
अब एडवांटेजेस क्या होती हैं ओरल मेडिकेशन की? पहली एडवांटेजेस तो होती है कि किसी भी प्रकार का पेशेंट को रिस्क नहीं होता, एलिमिनेट रिस्क और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द इंट्रावेस्कुलर लाइन। सपोज दैट आपने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, उसको बोला आप घर पे लगवा लेना, वो घर गया और उसके आसपास कोई लगाने वाला नहीं है या कोई इतना ट्रेंड नहीं है जो उस चीज़ को लगा पाता है, तो हो सकता है उसकी आईवी लाइन कहीं डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है उसका कैनुला काउंटर कर जाए, या वो डायरेक्टली लगाने लगे तो उसमें आपको थ्रोम्बस क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ों के कारण बहुत सेफ्टी रहती है। सेकेंड थिंग, शॉर्टर ड्यूरेशन हॉस्पिटल स्टे रहता है। अगर आप ओरल मेडिकेशन पे उसको छोड़ देते हो तो हॉस्पिटल में कम स्टे करना पड़ता है उसको, नर्सिंग टाइम आपका सेव हो जाता है। थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, ओवरऑल कॉस्ट सेव होती है। सो आप एक वॉइल मंगाओगे, लेट से हम जो या क्या बोलते हैं सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की हम जो एंटीबायोटिक्स लगवाते हैं, उसमें कोई भी एक वाइल आप मंगवाओगे, दैट वाइल विल कॉस्ट यू 200-300 रुपीज़ हियर एट माई प्लेस। हो सकता है कहीं और कुछ और हो, बट अगर आप उसको एक स्ट्रिप प्रिस्क्राइब कर दोगे, दैट स्ट्रिप विल कम इन द 150-200 रेंज। दैट स्ट्रिप विल गोज फॉर द 10 डेज और 5 डेज अगर बीडी में आपने दिया तो। बट आईवी इंजेक्शन उसको एक टाइम पे एक ही लगेगा एंड द कॉस्ट विल बी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। अब इमर्जिंग रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस कैसे कॉज करती है ये समझिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। द एंटीबायोटिक एक्शन इज एन एनवायरमेंटल प्रेशर दोज बैक्टीरिया व्हिच हैव म्यूटेशन अलाउइंग देम टू सर्वाइविंग व्हाइल लिव एंड टू द रिप्रोड्यूस। They will then pass this trait to their offspring which will be fully resistant to the generation। आपने थोड़े अमाउंट पे दिया, जैसे हम कोई पेशेंट स्नेक बाइट का आता है तो हम उसको एंटी स्नेक वेनम लगाते हैं, एंटी वेनम लगाते हैं। तो एंटी वेनम में क्या होता है, हम उसको स्मॉल क्वांटिटी का वेनम का देते हैं जो उसकी बॉडी में रेजिस्टिव हो जाता है, वो क्लियर आउट कर लेता है। इसी तरह रेबीज का जब हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं, बट होता क्या है, जब एंटीबायोटिक हम प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, उसको क्वांटिटी सही नहीं देते, या उसको हम ड्यूरेशन सही नहीं देते, या उसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं होती है, तो जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में वो धीरे धीरे म्यूटेट करके उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टिव हो जाता है। उस एंटीबायोटिक वो रेजिस्टेंस कॉज करता है म्यूटेशन का, अपने ऑफस्प्रिंग में भेजता है, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया है उसमें डालता है। उसमें डालने के बाद होता क्या है कि वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से कंप्लीटली रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंट हो जाता है तो फिर आप कुछ भी देते रहो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, द रोल ऑफ एनिमल फीड एंटीबायोटिक एडिटिव्स। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता कैसे है, लार्ज स्केल पॉपुलेशन में, लार्ज स्केल डेयरी पॉल्यूशन में, जो एनिमल हस्बेंड्री के केसेस होते हैं, किसी की पोल्ट्री है, किसी का आपका पिग फार्म है या फिशरी है, या किसी का मान लीजिए क्या उसको डेयरी प्रोडक्ट्स का है, तो वो क्या करता है, एनिमल फीड बढ़ाने के लिए उनको सिंथेसाइज चीज़ें खिलाता है, जिसमें कई बार उनको किसी प्रकार की अलग अलग डिजीजेस से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स ऐड रहती हैं। तो उनसे जो प्रोडक्ट्स हम खाते हैं वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाती हैं, विदाउट आवर नॉलेज जाती हैं और धीरे धीरे हमको रेजिस्टिव बना देती हैं। द रोल ऑफ एनिमल फीड एंटीबायोटिक एडिटिव्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केस में। 48% ऑफ ऑल एंटीबायोटिक बाय वेट इज एडेड टू द एनिमल फीड टू प्रमोट ग्रोथ। रिजल्ट इज लो सब थेरेपेटिक लेवल विच आर थॉट टू बी प्रमोट रेजिस्टेंस। बट वो जो एंटीबायोटिक एनिमल फीड में ऐड करके दिया जाता है उसका कोई खास फायदा तो नहीं होता, बट वो रेजिस्टेंस कॉज कर देता है उस एनिमल में, और उसके बाद वो जब हमारी बॉडी में आता है विद दैट एनिमल फीड, तो वो भी हमारी बॉडी में जो हम अगर खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में भी रेजिस्टेंस कॉज करता है। फार्म फैमिलीज हु ओन चिकन फीड टेट्रासाइक्लिन हैव टू बी इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट फीकल फ्लोरा। ऐसी फार्म, ऐसा पोल्ट्री फार्म्स जो चलते हैं और जिनमें जो फीड यूज होता है, अगर वो टेट्रासाइक्लिन बेस्ड फीड है, उसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है टू सेव दैट बर्ड्स, तो उस कंडीशन में जब हम उनके एग्स खाते हैं या वो चिकन यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में टेट्रासाइक्लिन की सुपर रेजिस्टिव हो जाती है, फिर हमारी बॉडी में टेट्रासाइक्लिन काम नहीं करता इन द केस ऑफ अर्जेंसी, जब हमको उसकी जरूरत पड़ती है तब, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको खा चुके होते हैं। थर्ड थिंग, चिकन्स आर सुपरमार्केट हैव 90% मोर ऑफ कल्चर्ड कैमेलोबैक्टीरियल रेजिस्टेंट टू द क्यूनॉल्स। जो 90% जो हम आपके ये बॉयलर चिकन्स आते हैं और बाकी चीज़ें जो हम सुपरमार्केट में खरीदते हैं, वो 90% चिकन्स सारे के सारे सेफेलोस्पोरिन ग्रुप या क्यूनॉल ग्रुप से ट्रीटेड होते हैं,
जब ट्रीटेड होते हैं तो दे आर रिच इन दैट एंटीबायोटिक्स, हम खाते हैं एंड वी आर अगेन बिकम रेजिस्टिव। 39% ऑफ इंट्रोकोकाइन द फीकल फ्लोरा ऑफ पिग्स आर रेजिस्टेंट टू द वेंकोमाइसिन। जो लोग पोक यूज करते हैं, पोक मीट यूज करते हैं, वो वेंकोमाइसिन का रेजिस्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि वेंकोमाइसिन उनको फीकल फ्लोरा में दिया जाता है। अब इरेशनल यूज ऑफ थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन। इरेशनल यूज मतलब नई जानकारी है, समय कितना खाना चाहिए, 3 दिन खाना चाहिए, 5 दिन खाना चाहिए, 7 दिन खाना चाहिए, जानकारी नहीं है, बट स्टिल वी यूज इट, वी प्रिस्क्राइब द पेशेंट। और कभी कभी पेशेंट इतना स्मार्ट एनफ होता है कि वो खुद मार्केट से जाके परचेज करके खा लेता है, तो इस कंडीशन में बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। दैट इज इरेशनल यूज। सेवरल स्टडीज हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द पैटर्न ऑफ एंटीबायोटिक यूजेस ग्रेटली अफेक्टेड द नंबर ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच डेवलप। Overuse of broad spectrum antibiotics such as second and third generation cephalosporin generate resistant strain। जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक्स होती हैं उनमें रेजिस्टेंट कॉज हो जाती है। अब ये अगेन सेम थिंग, ड्रग रेजिस्टेंस का जेनेटिक चेंजेस होती है, जेनेटिक चेंजेस के बाद म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन ऑफस्प्रिंग को आगे बढ़ाता है और वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन उनका बन जाता है जिसपे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? सेल्फ मेडिकेशन, जो अभी मैंने बताया। द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एविल, ये जो खराबी है, जो एविल है, इसका सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी सेल्फ मेडिकेशन है। इज टू स्मॉल डोज सो दैट इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग अप इन्फेक्शन द माइक्रोब्स आर एजुकेटेड टू रेजिस्ट penicillin and host the penicillin fast organism in breed out which can be passed to the another individual from them to other until they have reached someone to get the septicemia or pneumonia which penicillin cannot save। अब होता क्या है, सेल्फ मेडिकेशन, किसी को बुखार आया, उसको ये जानकारी नहीं है कि बुखार किस चीज़ का है, वो मार्केट में गया, उसने कुछ पैसे दिए, भाई मेरे को 3 दिन से बुखार आ रहा है, आप मेडिसिन दे दो। मेडिकल स्टोर वाला खुद को इतना स्मार्ट इनफ समझता है कि उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट एनी डायग्नोसिस उसको मेडिसिन दे देता है। दैट कंप्रोमाइजेज ऑफ आपकी एक गैस की गोली होगी, एक एंटीपायरेटिक होगी, एक एंटीबायोटिक होगी और एक मल्टीविटामिन की टैबलेट देकर उसको घर भेज देता है, ये 3-4 दिन खा लेना, ठीक हो जाएगा। वो काम करता है, 3-4 दिन खाता है, ठीक हो जाता है, उसके बाद वो दवाई खाना बंद कर देता है विदाउट प्रॉपर एनी यूज। तो उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे वो रेजिस्टिव हो जाता है बैक्टीरिया, क्योंकि उसको प्रॉपर डोजिंग मिल नहीं पाती है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? थेरेप्यूटिक फेलियर एंड रिलैप्स। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, जब पेशेंट किसी इमरजेंसी में फंसता है, किसी अर्जेंसी में होती है एंटीबायोटिक की, वो एंटीबायोटिक उस समय काम नहीं करती है। जब काम नहीं करती है तो थेरेप्यूटिक फेलियर्स हो जाता है, पेशेंट रिलैप्स कर जाता है, हम उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। फैसिलिटेट स्प्रेड इन द हॉस्पिटल अंडर एंटीबायोटिक प्रेशर। अब एंटीबायोटिक प्रेशर में इतना ज्यादा होता है पेशेंट कि हम कोई भी एंटीबायोटिक लगाएं कुछ समझ में हमको आता नहीं है। नीड टू यूज मोर कॉस्टली एंड टॉक्सिक एजेंट। अब उस टाइम पे हमें सुपर एंटीबायोटिक यूज करने पड़ते हैं जो हायर डोजेज में यूज होते हैं या काफी कॉस्टली होते हैं। अर्जेंस ऑफ अनट्रीटेबल पैथोजेंस। इमरजेंस, ऐसा पैथोजन डेवलप हो जाता है सुपर बग टाइप से जिसपे किसी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, तो फिर हम जोड़ते हैं छोड़ो जाने दो, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। अब प्रैक्टिसिंग जो कंट्रीब्यूट करती है मिसयूज एंटीबायोटिक में, इनअप्रोप्रिएट स्पेसिमेन सिलेक्शन एंड कलेक्शन, इनअप्रोप्रिएट क्लिनिकल टेस्ट, फेलियर टू यूज स्टेन सीमर, फेलियर टू कल्चर एंड ससेप्टेबिलिटी टेस्ट। जो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कराना, प्रॉपर ड्यूरेशन में मेडिकेशन नहीं लेना, प्रॉपर सैंपल कलेक्ट नहीं करना, प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्ट नहीं करना, प्रॉपर स्ट्रेन को डायग्नोस नहीं करना, प्रॉपर कल्चर और ससेप्टेबिलिटी टेस्ट नहीं करना, सॉरी। इन चीजों के कारण प्रैक्टिस जो होती है रेजिस्टेंस की, वो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है। अब इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक विद नो क्लिनिकल इंडिकेशन। जैसे अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, आपने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, वो खा रहा है, वायरल तो ठीक होगा नहीं बट वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएगा। यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बट नॉट इंडिकेटेड। इसको हम लोग देसी में अगर कहें तो जहां सुई की काम चल सकता है वहां हम तलवार यूज करने लगते हैं। तो इस चक्कर में ना सुई काम आती है ना तलवार काम आती है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जहाँ पे सुई का काम है वहाँ सुई यूज करना है, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार यूज करना है। एंटीबायोटिक के केसेस में ये चीज़ें बहुत खास देने वाली बात है। अब इनअप्रोप्रिएट ड्रग रेजिम, हमको चाहिए TMXSMP कॉट्रेमाजोल की टैबलेट, हमने उसको प्रेस्क्राइब कर दी वेंकोमाइसिन। हमको चाहिए एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट, हमने उसको प्रेस्क्राइब कर दी मोनोसेफ। तो करेक्ट रेजिम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक में। इन्फेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक साइट ऑफ इन्फेक्शन, इनअप्रोप्रिएट रूट, ओरल रूट से काम चल जाएगा, हमने आईवी लगवा दिया, आईवी लगाना चाहिए हमने ओरल दे दिया। इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन,
जैसे सपोज दैट अगर कोई टाइफाइड से, मैंने अपने टाइफाइड वाली वीडियोज में बताया भी था, आप उसका रेफरेंस ले भी सकते हो। टाइफाइड के मेडिकेशन 14 डेज की होती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम उसको 30 डेज तक या 21 डेज तक चलाते हैं मिनिमम। नॉर्मली क्या होता है, 7 से 8 दिन तक पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है, पेशेंट क्या कहता है सर अब हो गया, अब दवाई नहीं खाएंगे, तो इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन। और उसके बाद फिर वो क्योंकि बैक्टीरिया तो गट में रहता है, वो फिर फेवरेबल कंडीशन में साल 6 महीने बाद वापस आ जाता है बैक्टीरिया। तो पेशेंट बोलता है सर हमको साल भर पहले टाइफाइड हुआ था फिर से हो गया। तो गलती आपकी नहीं, गलती उस पेशेंट की है जो प्रॉपर मेडिकेशन ड्यूरेशन तक लेता ही नहीं है। और फॉलोअप में तो हमारे इंडिया में पेशेंट कभी आते नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं हम एज अ फिजिशियन, कि जो अदर क्लिनिशियंस हैं, जो अदर फिजिशियन हैं, उनको हम ऑप्टिमाइज कराएं, कि ऑप्टिमाइज कंसल्टेशन करें अदर क्लिनिक्स के साथ कि भैया प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज किया जाए। अदरवाइज इस काइंड ऑफ अ सोशल गैदरिंग एंड मीटिंग जहाँ पे इस टॉपिक को हम डिस्कस कर सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर यूज करें कि पानी ना जमने दें, और भी साफ सफाई रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, सोशल हाइजीन रखें। एक दूसरे को एजुकेट करें कि जूडियस यूज किया जाए एंटीबायोटिक्स का। पेशेंट के लिए पेशेंट को इवेलुएट करें प्रॉपरली, जुडिशियल यूज करें, एंड पेशेंट को इम्यूनाइज करें कि हाँ भैया अपने सारी जो इम्यूनाइजेशन थेरेपीज होती हैं वो ले रखी हैं, अगर नहीं ले रखी हैं तो उसको ले लीजिए। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इससे सारी चीज़ों से, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड। रेजिस्टेंस इनवाइटेबल है यूज में, हम उसको बुलाते नहीं है बट वो हो जाती है। कोई भी न्यू क्लास पिछले 2 डिकेड में नहीं आई। पिछले 2 डिकेड से जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं हम वही यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बैक्टीरिया इन सारे क्लासेस के रजिस्टिव हो गए हैं। तो हम एक काम चलाते हैं, नहीं काम करता, फिर हम दूसरी एंटीबायोटिक चलाने लगते हैं। तो हम इसी तरह आगे पीछे सीसॉ खेलते हुए पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं आज की डेट में। अब अप्रोप्रिएट यूज इज द ओनली वे ऑफ प्रोलॉन्गिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एंटीबायोटिक। जो अप्रोप्रिएट यूज है वही एक तरीका है कि हम एंटीबायोटिक को लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कंप्लीट एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे। अब इसके आगे हम अभी पता करेंगे जो 6 क्लासेस हमने बताए थे, बीटा लैक्टाम, सेफलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, ये सारी चीजें, कि कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ यूज होती है। सो चूज द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, थिंक बिफोर प्रिस्क्राइबिंग, आर वी राइट ड्रग फॉर अ राइट बग। ये क्लासिफिकेशन था जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, माइक्रोलीड, अमीनोग्लाइकोसाइड एंड क्विनोल्स। अब सल्फोनामाइड का काम बैक्टीरियोस्टैटिक बता दिया था। किस पे ट्रीट कर सकते हैं, यूटीआई पे, यूआरआईज पे, यूटीआईज पे, न्यूमोनोसाइटिस, क्रेनी निमोनिया पे, ओटाइटिस मीडिया पे। हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, बैक्ट्रीन में, स्पेक्ट्रा, पेंटजीन एंड गैस्ट्रीन में। साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, अनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, टेंड बर्ड हो जाते हैं, एनवीडी का है, फोटोसेंसिटिविटी कॉज करता है, सनलाइट अवॉइड करनी चाहिए, अर्टिकेरिया कॉज करता है। तो अगर आप किसी पेशेंट को सल्फोनामाइड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो जनरली इन्हीं केसेस में प्रिस्क्राइब करिएगा, और किसी केसेस में प्रिस्क्राइब करने से कोई मतलब है नहीं इसका। पेनिसिलिन ओरिजिन इसका नेचुरल है, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी 2 आती हैं। अमाइनो पेनिसिलिन में एमऑक्सीसिलिन आता है और एम्फिसिलिन आता है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस में ऑक्सीसिलिन आता है, नेफिसिलिन आता है। तो ये 6 क्लास की पेनिसिलिन है, कहाँ से कैसे बनती है। पीसीएन एडवर्स इफेक्ट में एलर्जी कॉज होती है, एंड रैशेस, स्वेलिंग, इचिंग जो मैंने बताया था। नेचुरल है तो थोड़ा बहुत कॉज करेगी। अगर ये सल्फोनामाइड की तरह आपका वो होती, क्या जो दूसरा वाला बताया था सिंथेटिक, तो ये कॉज कम करती है। अब सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में सेमी सिंथेटिक होता है, कुछ हम बैक्टीरिया से बनाते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है, रिलेटेड टू पेनिसिलिन है, 4th जनरेशन की है। मोड ऑफ एक्शन पेनिसिलिन है तो बैक्टीरियोसाइडल, अगर पेनिसिलिन नहीं होता तो बैक्टीरियोस्टैटिक। सेफेलोस्पोरिन की यूज कहाँ करते हैं, सर्जिकल प्रोलाफाइसिस में, ओटाइटिस मीडिया में, यूआरआईज में। सेफेलोस्पोरिन का एग्जांपल एनसेड, मॉक्सिन, रोफॉसिन, इजॉप, सेफेक्टिम, आल्सो यूज्ड टीएक्स मेनिंजाइटिस में। साइड इफेक्ट सिमिलर, जैसे हमारा पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट था अर्टिकेरिया और इचिंग, रैशेस, सेम साइड इफेक्ट इसका है। माइक्रोलिड्स अगेन बैक्टीरियोसाइडल नहीं, बैक्टीरियोस्टैटिक। क्यों, क्योंकि सिंथेटिक है। एग्जाम्पल्स एरिथ्रोमाइसिन, जिंथ्रोमैक्स, बेयरमैक्स। यूज कहां पे करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन में, लाइट डिजीज में, माइल्ड टू मॉडरेट यूआरआईज में, एसटीडीज में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इसका यूज करते हैं। साइड इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट होता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, एनोरेक्सिया कॉज करता है, फ्लक्चुएशन आती है, मतलब फ्लशिंग होती है, चेहरे पे गर्मी आती है, एनवीडी आ जाता कॉज करता है। टेट्रासाइक्लिन
टेट्रासाइक्लिन अगेन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, मोड ऑफ एक्शन बैक्टीरियोस्टैटिक, क्लासेस टेट्रासाइक्लिन, वेब्रामाइसिन, मोनोसाइक्लिन। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, टेट्रासाइक्लिन का यूज एसटीडीज में, सिफिलिस और उन चीजों में, लाइम डिजीज में, प्लूरल और पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स में। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में टेट्रासाइक्लिन इफेक्टिव, अगर इसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस किसके साथ होती है, आपने टेट्रासाइक्लिन दिया और पेशेंट अगर ये नीचे की चीजें खा रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा उसको देने का। सो टेट्रासाइक्लिन जब भी प्रेस्क्राइब करिए पेशेंट को प्रिकॉशन बता दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, एंटासिड यूज नहीं करना है। अब थोड़ा सा इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि टेट्रासाइक्लिन गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस क्रॉस करती है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस कॉज करती है, तो होता क्या है, गैस बनती है, आप एंटासिड नहीं देंगे तो दिक्कत होगी, तो ये काम करना कम करेगी। सो कभी भी टेट्रासाइक्लिन प्रेस्क्राइब करने के टाइम पे एंटासिड को हमेशा 1 से 2 घंटा पहले देना चाहिए। एंटासिड आयरन, अगर कोई भी प्रकार का आयरन आपने सप्लीमेंटल दिया हुआ है वो काम नहीं करेगा। डिस्कलर टीथ को डिस्कलरेशन कॉज करता है टेट्रासाइक्लिन, क्लास ऑफ मेडिकेशन। और अगर किसी का फीटल स्केलेटल है, अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, तो अगर आपने टेट्रासाइक्लिन प्रेस्क्राइब किया तो उसका स्केलेटल मसल की ग्रोथ कम हो जाती है। सो इसको अवॉइड करना चाहिए अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उनके लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, कैरिंग मदर्स के लिए। साइड इफेक्ट सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो मैंने बताया जीआई का, सुपर इन्फेक्शन एंड एनवीडी। अब टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस कॉज करता है तो सुपर बग बनाता है, सुपर बग बनाता है तो सुपर इन्फेक्शन कॉज होता है, सुपर इन्फेक्शन कॉज होता है तो वी हैव टू गो फॉर द हायर एंटीबायोटिक्स और मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। अमाइनोग्लाइकोसाइडेज commonly used, gentamicin, kanamycin, neomycin, streptomycin, amikacin commonly used. Again बैक्टीरियोसाइडल, लिमिटेशन क्या है, ओरल एब्जॉर्प्शन इनका पुअर होता है, इसलिए इनको मैक्सिमम टाइम पे हम आईवी रूट से ही देते हैं। नो ओरल फॉर्म, इसलिए ओनली आईवी। टॉक्सिसिटी कॉशन इनका ध्यान में रखा जाता है। नेफ्रो इशू कॉज करती हैं। अगर कोई पेशेंट जिसको रीनल डिजीज है, अगर कोई सीकेडी का पेशेंट, तो आप ये नहीं देंगे, अमोनोग्लूकोसाइडेज उसको नहीं प्रिस्क्राइब होगी। ठीक, बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन बता ही दिया था अभी। अमीनोग्लूकोसाइडेज फंक्शनिंग किसमें करती है, सुडोमोनास में कॉज करती है, कैसबेला में कॉज करती है, ई कोलाई में कॉज करती है। ऑफन यूज ये होती है दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ मिक्स करके। सिंगल एंटीबायोटिक बहुत कम कॉज करती है ये, जब दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ आप आईवी रूट में मिक्स करके इसको देते हैं तब ये अच्छा काम करती है। क्यूनॉल्स जो आपको बता दिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सिन वाले जितने भी हैं सब क्यूनॉल ग्रुप के हैं। लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सिन वाले। अगेन एक्शन इसका बैक्टीरियोस्टैटिक, एक्सेलेंट ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, एंटासिड इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन। ये एंटासिड को इंटरफियर में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंटरफेरेंस होता है बट काम कर जाती है। बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है इसका। यूज किस में करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एलआरडीज में, बोन जॉइंट इन्फेक्शन में, यूटीआई में, एसटीडी में, इन्फेक्शियस डायरिया में, स्किन इन्फेक्शन में, एंथ्रेक्स में। ये मैक्सिमली यूज्ड एंटीबायोटिक है क्यूनॉल्स, सबसे ज्यादा चीजों में सबसे ज्यादा यूज होती है। साइड इफेक्ट वही एलर्जिक रिएक्शन, हेयर डिजीज और एनवीडीज। अब एंटीबायोटिक की नर्सिंग का चीजें थोड़ा सा ध्यान देनी है। इंस्ट्रक्ट टू पुट द मेड्स फॉर फुल लेंथ, टू नॉट स्टॉप व्हेन फीलिंग बेटर। एंटीबायोटिक्स हमेशा के लिए यूज करना प्रॉपर तरीके से, खत्म नहीं, बीच में नहीं रोकना है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। एसेस टू द ससेप्टेबल सुपर इन्फेक्शन, उसको ध्यान में रखना है। ओरल एंटीबायोटिक्स बेटर ऑब्जर्व होंगी अगर उनको 6 से 8 आउंस वाटर के साथ लिया जाए तो। जब 6 से 8 आउंस वाटर के साथ लेते हैं तब एंटीबायोटिक्स ये काम करती हैं। सो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा कि एंटीबायोटिक हमको कैसे यूज करनी है, कौन सी एंटीबायोटिक का क्या काम होता है, कौन सी एंटीबायोटिक कहाँ पे और कितने ड्यूरेशन के लिए यूज की जाती है। सो फ्रेंड्स, कभी भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के टाइम इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।